नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 12 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम भारत के संविधान की कुछ आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो जो इससे पिछली क्लास थी, इसमें हमने भारत के संविधान की कुछ विशेषता पढ़ी थी, पर जो आज की क्लास है, आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, ऐसी क्या क्या आलोचना थी जो भारत के संविधान के लिए रची गई थी, या फिर लोगों का क्या मानना था कि इसमें क्या कमी है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा और जटिल है और इसमें कुछ अनावश्यक भाग शामिल है। तो दोस्तों, जो आलोचक है, जो क्रिटिक है, वो ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा है और बहुत ज़्यादा जटिल है। जटिल मतलब रिजिड है, एंड इसमें कुछ कुछ पार्ट्स भी ऐसे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उनको डाल दिया गया है। एक ब्रिटिश संविधानविद सर आइवर जेनिंग्स ने टिप्पणी की कि उधार लिए गए प्रावधान हमेशा अच्छी तरह से नहीं चुने गए थे और संविधान सामान्य तौर पर अत्यधिक लंबा और जटिल था। तो दोस्तों, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते थे, सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने ये कहा, जैसे हमें पता है ना कि जो हमारे भारत का संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है, मतलब अलग अलग जो देश है उनके संविधान से उनके कुछ कुछ पार्ट्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं कि हम उनके जो पार्ट्स हमको अच्छे लगे बाकी कंट्रीज़ के, हमने सोचा कि अगर हमारे यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है, कोई इशू अराइज़ होते तो हम उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल लें। तो उन्होंने बोला कि जो उधार लिए गए प्रावधान थे वो ज़रूरी नहीं था ना कि भारत के स्थिति के साथ भी सटीक बैठे, मतलब वो ठीक तरीके से नहीं चुने गए, और उनका भी यही मानना था कि जो भारत का संविधान है काफ़ी ज़्यादा लंबा और जटिल था। तो अब जो नीचे गए हुए कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम आलोचनाओं को विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भारत का संवैधानिक सभा थी वो एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करके भारतीयों द्वारा सीधा नहीं चुना गया था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बोला है कि जो हमारा संविधान है वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो जो संविधान सभा थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, एक वो प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, क्योंकि जो उसके सदस्य थे उनको डायरेक्टली यहाँ के लोगों ने नहीं चुना था, इसलिए वो कहते कि एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। दूसरा, ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संप्रभु निकाय नहीं है। आलोचकों का दावा था कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा किया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि असेंबली ब्रिटिश सरकार की अनुमति से मिली थी। तो उन्होंने ये बोला कि जो सभा थी उसका अपना कुछ ऐसे खास महत्व नहीं था, बल्कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उसका निर्माण करा था और उनके प्रस्तावों के अनुसार ही सभा चली। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि वो सभा जो थी वो संप्रभु निकाय नहीं थी। उसके बाद जो तीसरी आलोचना है वो ये है कि कांग्रेस का दबदबा था। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, क्योंकि आप ये देखिए ना कि यहाँ की डोमिनेंट पार्टी, मेजर पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो उन्होंने बोला कि जो संविधान सभा थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही भरी हुई थी, बाकी सारी जो पार्टी थी उनके सदस्य नहीं थे। तो अच्छे से और लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई। तो ये कहते हैं, फिर ये बताते हैं कि जो एक ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ है ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने ये बोला है कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो दोस्तों, जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉल साइंस में तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, एंड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करा है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, वो उसमें कांग्रेस पार्टी ही मेजॉरिटी थी, उसी का दबदबा था, और जो विधानसभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उन्होंने ये बहुत ज़्यादा फेमसली बोला है कि यही दर्शाने के लिए कि कांग्रेस का कितना दबदबा था उस समय पर। हिंदुओं का प्रभुत्व, ये है अगली आलोचना।
कुछ आलोचकों ने दावा किया कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। जैसे पहले हमने देखा कि जो कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी में थी। अगला जो क्रिटिसिज्म है ये बोलता है कि और लोगों को छोड़कर और ग्रुप्स को छोड़कर जो हिंदू था वो मेजॉरिटी में था। एंड जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे उन्होंने यह कहा कि हिंदुओं का एक संगठन था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी आलोचना क्यों करी गई है, क्योंकि ये एक उधार लिया हुआ संविधान था। कई आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया और मौलिक नहीं है। आलोचकों ने इसे उधार लिया हुआ संविधान या उधार का थैला या हौच पौच संविधान या विश्व संविधानों के कई दस्तावेजों का पैचवर्क बताया। तो दोस्तों, जो कुछ आलोचक थे उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान में कुछ नया तो है ही नहीं, कुछ अपना तो है ही नहीं। इन्होंने बस बाकी संविधानों के कुछ प्रावधान उठाए और भारत के संविधान में डाल दिए। एंड ऐसी टिप्पणी करी गई कि जो भारत का संविधान है वो तो सिर्फ एक उधार लिया हुआ संविधान है, उधार का थैला है, हौच पौच संविधान है, बस एक पैच वर्क बना दिया। वो जो आलोचक थे उन्होंने इस तरीके से इसकी आलोचना करी। परंतु इसका जवाब देते हुए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने ये कहा, कोई यह पूछना पसंद करता है कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब हमारा भारत का संविधान था तो उससे पहले बहुत देश स्वतंत्र हो चुके थे और उनके अपने संविधान मेजरली बन चुके थे। और देखो, जो नॉर्मली सबके लिए अच्छा है, मतलब इंसान तो भारत में भी वही रह रहे हैं और इंसान तो बाहर भी वही रह रहे हैं। जो यहाँ के इंसान के लिए अच्छा है वो बाहर के इंसान के लिए भी अच्छा है। तो जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, अगर उनको ये अच्छा लगा कि हाँ दूसरे देश में ये काम अच्छा है और हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को भी उसका फ़ायदा हो, तो अगर मेरे हिसाब से उन्होंने वो प्रावधान अपना भी लिया तो उसमें कोई उन्होंने बुराई नहीं करी। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने यही कहा कि हिस्ट्री के इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इतनी सारी चीज़ें बन चुकी है पहले से ही, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो भारत का संविधान है वो बिल्कुल ही और बिल्कुल नया बनेगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो संविधान था उस पर एक और जो डिबेट आई, जो आलोचना आई, वो ये थी कि ये अभारतीय था या फिर ये भारतीय विरोधी था। एक और आलोचना यह है कि भारतीय संविधान अभारतीय या भारत विरोधी है, क्योंकि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं और भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता। तो उन्होंने ये बोला कि ये अन इंडियन है या फिर एंटी इंडिया है, क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है एंड जो पॉलिटिकल कोर्स है यहाँ का, ये उसे रिप्रेजेंट नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो संविधान की विदेशी प्रकृति ने इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त या भारत में अव्यवहारिक बना दिया है। उन्होंने ये बोला कि इसकी, जैसे मतलब लोग तो कहते ही थे कि ये तो तुमने इधर उधर से उधार लिया हुआ है या फिर ये तो तुमने ब्रिटिशर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। तो यही सब आलोचनाओं के आधार पर वो ये कहते थे कि इसकी जो प्रकृति है, जो इसकी नेचर है, वो विदेशी है, वो फॉरेन नेचर है इसकी। एंड ये इंडिया के हिसाब से सूटेबल ही नहीं है कि ये इंडिया की सिचुएशंस के साथ खुद को मैच कर पाए। उसके बाद कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक अंग्रेज़ी बैंड का संगीत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी तरह से शिक्षित थे। तो ऐसी मतलब आलोचना करते हुए संविधान सभा के एक सदस्य थे हनुमंतैया, उन्होंने यह बोला कि हम तो ये चाहते थे कि हम भारत में रहते हैं तो हम वीणा का संगीत सुने या सितार का संगीत सुने, पर यहाँ तो हमें बिठाकर बस एक अंग्रेज़ी बैंड का संगीत सुना दिया गया। और वो आलोचना ये भी कहते हैं कि इसमें पता है गलती क्या है, कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो इसी तरह से शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, मतलब उनका माइंडसेट ही ये था कि वो इसी हिसाब से ही आगे इसी दिशा में काम करें। अगला पॉइंट ये कहता है, संविधान सभा के सदस्य लोकनाथ मिश्रा ने संविधान को पश्चिम की दस्तापूर्ण नकल, उससे भी अधिक पश्चिम के प्रति एक गुलामीपूर्ण समर्पण बताया। तो एक और आलोचक थे, वो भी संविधान सभा के ही सदस्य थे, जिनका नाम था लोकनाथ मिश्रा। उन्होंने ये कहा कि जो भारत का संविधान है वो और कुछ नहीं है बल्कि पश्चिम की ही एक नकल है, और उससे भी ज़्यादा, नकल से भी ऊपर वो पता है क्या है, एक गुलामीपूर्ण समर्पण, कि हाँ हम आपके स्लेव हैं, अभी भी हम आपके अधीन हैं, बस उनको खुश करने के लिए ये भारत का संविधान बनाया जा रहा है।
संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा कि जिन आदर्शों पर यह संविधान प्रारूप तैयार किया गया है, उनका भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह संविधान उपयुक्त साबित नहीं होगा और लागू होने के तुरंत बाद टूट जाएगा। एक और सदस्य थे लक्ष्मी नारायण साहू, उन्होंने यह बोला कि जिन बेसिस पर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, वो बेसिस इंडिया के सिचुएशन के साथ तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप इस संविधान को लागू भी कर दोगे ना, तो आप ये देखना कुछ समय बाद ये तितर बितर हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा इन द सेंस कि ये चल ही नहीं पाएगा इंडियन सिचुएशन के हिसाब से। तो दोस्तों, यही थी आपकी भारतीय संविधान की आलोचना, जिसमें से मेजर ये थी कि ये बहुत बड़ा था। कुछ और लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कांग्रेस और हिंदुओं का दबदबा था, उसी हिसाब से कहा जाता है कि जो वकील थे, जो लॉयर्स थे, उनका भी दबदबा था। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपनी एक मेजॉरिटी फॉर्म करी हुई थी। उसके बाद ये कहते हैं कि जो गांधीवाद था, मतलब जो गांधी जी के पॉइंट्स थे, मतलब वो जिस हिसाब से सोचते थे, वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा ही नहीं गया था। तो दोस्तों, यही थी आपके भारत के संविधान की कुछ आलोचना। इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब कुछ समझ आ रहा हो एंड अब आपको पॉइंट मेकिंग में भी आसानी लग रही हो। कुछ समय बाद मैं फिर से बोर्ड पर क्लासेस लेनी ही शुरू करूँगी, हिंदी के लिए भी। टिल द टाइम आप इन सब चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।